each kidney will be measuring 10 to 12 centimeter, 5 to 7 centimeters in width, 2 to 3 centimeters in thickness. ये पूरे dimensions again MCQ है और weight आता है 120 to 170 grams. Okay, now towards the center of the inner concave surface of kidney, we know kidney का ये outer convex surface है और ये inner concave surface है. यहाँ से एक concavity से blood vessels और nerves ये अंदर जाते हैं और ureter बाहर निकलता है. So hilum is the place from where the blood vessels are entering and the ureters are leaving from the kidney. So आता है कि hilum से कौन enter करता है और क्या leave करता है. So the notch in the kidney is called hilum, through which ureter, blood vessels and nerves enter. Actually the ureter leaves and the blood vessels and nerves enter. Inner to the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis with projections called calyces. यहाँ पे अब मुझे कौन बताएगा पूरा सीक्वेंस बाहर से लेके अंदर तक. ये हमने लिखा है, कौन बताएगा ये पूरा सीक्वेंस बाहर से लेके अंदर तक. बोलो क्या क्या आएगा. मैम कॉर्टेक्स, हाँ कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, रीनल हाँ मेडुला, रीनल पेल्विस और यूरेटर लास्ट को. हाँ, लेकिन बहुत सारे रीनल मेड्यूला से क्या बनता है, एक क्या बनता है. रीनल कॉलम. हाँ, व्हाट इज डक्ट ऑफ बर्टिनी. डक्ट ऑफ बर्टिनी क्या है, बोलो. देखो मेड्यूला से बहुत सारे डक्ट्स कंबाइन होके एक डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बर्टिनी. फिर वो बनाती है माइनर कैलिक्स. बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलके बनाते हैं एक मेजर कैलिक्स. ऑलराइट, और फिर वो मेजर कैलिक्स ओपन होता है पेल्विस रीजन में जहाँ से फिर यूरेटर स्टार्ट होता है. डू यू रिमेंबर हमने वो बात की थी कि एक एक लेन में से कचरा लेके जमा करेंगे, उसके बाद एक एरिया का जमा करेंगे, उसके बाद एक सिटी का जमा करेंगे एक जगह पे. सो एक एक जो डक्ट बनेगी यहाँ से मेड्यूलरी रीजन से, उसके बाद वो माइनर कैलिक्स बनाएगा, फिर मेजर कैलिक्स बनाएगा, फिर पेल्विस रीजन से एक्सक्रीशन होगा, यूरेटर में जाएगा. Inside the kidney, there are two zones, outer cortex, inner medulla. Medulla is divided into few conical masses जिसको बोलते हैं medullary pyramids. So diagram में देखो few conical masses are present. ये वाले रहेंगे medullary pyramids और extension of cortex into this medullary region उसको क्या बोलते हैं. Extension of cortex into the medullary region क्या बोलते हैं इसको. Column of Bertini. Yes. The medulla is divided into a few conical masses जिसको medullary pyramids बोलते हैं, projecting into calyces. Medullary pyramids they will open into the minor calyx. और ये देखो ये तीन minor calyx मिलके एक major calyx बना रहे हैं, ये तीन minor calyx मिलके एक major calyx बना रहे हैं और फिर major calyx open होगा pelvis में. सो पहले तो ये वाले डक्ट्स होंगे, बहुत सारे medullary pyramids में से एक डक्ट बनेगा, फिर ये ओपन होंगे माइनर कैलिक्स में और ये बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स बनाएंगे, फिर ये मेजर कैलिक्स ओपन होगा पेल्विस में. कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स, इट इज़ कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, MCQ. ओके, ये पिक्चर यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है, देखो माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स का. ईच किडनी हैज़ नियरली 1 million कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स का नंबर ईच किडनी में 1 million है तो ह्यूमन बॉडी में 2 million हो जाएगा बिकॉज 2 किडनीज आते हैं. दिस नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी और द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये नेफ्रॉन में दो पार्ट्स रहेंगे, एक तो ग्लोमेरुलस एंड दूसरा रीनल ट्यूब्यूल. ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टीरियोल. ये एफरेंट आर्टीरियोल ये रीनल आर्टरी का ब्रांच है. MCQ, किडनी के पास ब्लड कौन लेके आ रहा है, एफरेंट आर्टीरियोल लेके आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस में अगर आर्टरीज दी हुई हैं तो रीनल आर्टरी विल बी योर चॉइस ऑफ आंसर. ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एन एफरेंट आर्टीरियोल.
एफरेंट आर्टीरियोल लेके आएगा, एफरेंट आर्टीरियोल लेके जाएगा. Renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule. ये है Bowman's capsule, double-walled, which encloses the glomerulus. So ये जो tough capillaries है वो glomerulus होगी. Glomerulus को कौन enclose कर रहा है? Bowman's capsule enclose कर रहा है. ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को साथ में बोलते हैं माल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल. अगेन एमसीक्यू विथ माल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल. टिब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉल्ड नेटवर्क, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. देन आएगा हेयरपिन शेप्ड हेनलेज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग लूम. इसमें हमेशा पहले डिसेंडिंग लिम्ब आएगा. देखो डिसेंडिंग लिम्ब आएगा, डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाला, और फिर ये असेंडिंग लिम्ब आएगा, और असेंडिंग लिम्ब विल कंटिन्यू एज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट. सो बोमेंस कैप्सूल के बाद सेकेंड स्ट्रक्चर होगा पीसीटी. पीसीटी के बाद थर्ड स्ट्रक्चर होगा डिसेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब के बाद फोर्थ स्ट्रक्चर होगा असेंडिंग लिम्ब. उसके बाद होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड फिर होगा कलेक्टिंग डक्ट. पीसीटी और डीसीटी में से पीसीटी ये हाईली कॉइल्ड होगा, ज़्यादा कॉइल्ड होगा. लूप ऑफ हेनले कॉइल्ड नहीं है, ये एक सिंगल ट्यूब है जो नीचे डिसेंड करेगा और फिर ऊपर डिसेंड करेगा. ये पीसीटी कॉइल्ड है और डीसीटी कॉइल्ड है. लूप ऑफ हेनले इज़ नॉट कॉइल्ड. चलो पीसीटी में कौन सा एपिथीलियम रहेगा, बोलो कौन सा एपिथीलियम रहेगा पीसीटी में? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. यस, गुड. और बोमेंस कैप्सूल में कौन सा एपिथीलियम रहेगा? ये इनर लेयर पे कौन सा रहेगा और आउटर पे कौन सा रहेगा? स्क्वामस एपिथेलियम. इनर पे. और बाहर? और ये इनर पे कौन से स्पेशल सेल्स रहेंगे? नहीं, मोनोसाइट्स. हाँ, क्या फंक्शन रहेगा उनका? फिल्टर करना. हाँ, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनेगी. तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन सी 3 चीज़ें बनाएगी? कौन सी 3 चीज़ें बनाएगी? एक तो ये ग्लोमेरुलस का एपिथीलियम, दूसरा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा ये बोमेंस कैप्सूल का एपिथीलियम. ये तीनों मिलके फिल्टर करेंगे ताकि यहाँ से जो भी है ब्लड के जो बड़े प्रोटीन्स हैं, ओके, जो ब्लड सेल्स हैं, वो यहाँ अंदर नहीं आने चाहिए. बड़े प्रोटीन्स, बड़े सेल्स, सारे सेल्यूलर कंपोनेंट्स ये सेपरेट हो जाएंगे, ये अंदर नहीं आएंगे यहाँ से, बिकॉज द डायमीटर इज़ वेरी बिग. ऑलराइट. हेनलेज लूप इज़ हेयरपिन शेप, यू शेप या हेयरपिन शेप जो भी आएगा ऑप्शंस में, is the next part of the tubule which has a descending and an ascending limb. Ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule. So Henle's loop start होगा PCT के बाद और Henle's loop ख़त्म होगा DCT पे. DCTs of many nephrons open into a straight tube called collecting duct. इसको अंडरलाइन करो और अब आप मुझे बताओ कि अगर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं तो 1 मिलियन कलेक्टिंग डक्ट्स रहेंगी क्या किडनी में? नो, बिकॉज बहुत सारे डीसीटीज मिलके एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं. मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसिस. ओके, सो बहुत सारे नेफ्रॉन्स उनके डीसीटीज मिलके एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होंगे, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगा माइनर कैलिक्स में, फिर बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स में ओपन होंगे, एंड फिर वो पेल्विस रीजन में फाइनली आएगा. यहाँ पे बहुत डायरेक्टली दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, बट यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस विच वी हैव डन. सबसे पहले नेफ्रॉन, फिर उसका कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की एक कलेक्टिंग डक्ट होगी. उसके बाद डक्ट ऑफ बर्टिनी, एक कॉमन पाइप बनाएंगे वो कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स और फिर पेल्विस.
सो ये सीक्वेंस आपको आता है. ओके, फिर अब ये देखो एफरेंट आर्टीरियोल और ये इफरेंट आर्टीरियोल. एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर हमेशा बड़ा होगा इफरेंट आर्टीरियोल से. ये भी एक एमसीक्यू है. दिस एफरेंट आर्टीरियोल with this capillary network it is called glomerulus. So glomerulus is basically a tuft of arteries. बहुत सारी आर्टरीज यहाँ पे मिलके जो जंक्शन बना रही हैं उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं. माल्पीजियन कॉपस्कल. माल्पीजियन कॉपस्कल मतलब कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट माल्पीजियन कॉपस्कल मतलब? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के साथ. यस, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिला के उसको बोलते हैं माल्पीजियन कॉपस्कल. PCT and DCT of the nephron are situated in cortical region. हमने किडनी को कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड किया था. तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, ये मिला के होता है माल्पीजियन कॉपस्कल. PCT और DCT ये कॉर्टिकल पार्ट में है किडनी के. और ये जो लूप ऑफ हेनले है ये अंदर के मेड्यूलरी रीजन में आता है. सो ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर इन द कॉर्टिकल पार्ट एंड लूप ऑफ हेनले इट डिप्स इनसाइड द मेड्यूला. और ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कॉर्टिकल में चालू होता है और मेड्यूलरी रीजन में एंड होता है? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का? लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले नहीं ना, वो तो मेड्यूलरी रीजन में ही रहेगा. कलेक्टिंग डक्ट. हाँ, कलेक्टिंग डक्ट. ये स्टेटमेंट हमने बात की थी कि ये ऊपर से चालू हो जाएगा कॉर्टेक्स से और मेड्यूला तक एक्सटेंड करेगा. ये स्टेटमेंट अभी आएगा, मैं मार्क कराऊंगी फिर से आपको. ओके, सो कॉर्टिकल रीजन में वो वाले स्ट्रक्चर्स रहेंगे एंड द लूप ऑफ हेनले विल डिप इनटू द मेड्यूला. इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले छोटा होगा और एक्सटेंड करेगा मेड्यूला में सिर्फ थोड़े से पोर्शन तक. ओके, सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. क्यों कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स? बिकॉज उनका 90% स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स में ही लोकेटेड है. अंदर मेड्यूला में उनका पार्ट आया ही नहीं है ज़्यादा. सो बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. In some of the nephrons, loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. ऐसे nephrons को बोलेंगे juxtamedullary nephron. Human body में कौन से nephrons ज़्यादा रहेंगे? Cortical? Cortical, yes. Juxtamedullary कम रहेंगे. ये भी एक MCQ है. और cortical nephron क्या होता है और juxtamedullary nephron क्या होता है, ये भी एक MCQ है. Efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. ये जो इफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से निकलता है ये बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स बना के ये टिब्यूल के अराउंड आता है. सो टिब्यूल के अराउंड ब्रांचिंग या नेटवर्किंग कौन बनाता है? इफरेंट आर्टीरियोल की इफरेंट आर्टीरियोल? इफरेंट आर्टीरियोल. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped, which is called vasa recta. Vasa recta is branch of efferent arteriole or efferent arteriole? बोलो. Efferent. हाँ, ठीक है. जो efferent arteriole है उसकी जो ब्रांचिंग रहती है अराउंड द पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल, उसकी ब्रांच है ये जो एक पैरेलल रन करती है हेनलेज लूप को, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा. सो एमसीक्यू आता है वासा रेक्टा इज ब्रांच ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल. तो इफरेंट आर्टीरियोल. वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बिकॉज ये नीचे तक आता ही नहीं है वो नेफ्रॉन. इतना बड़ा उसका लूप ऑफ हेनले रहता ही नहीं है, छोटे से लूप ऑफ हेनलेज रहते हैं. तो वासा रेक्टा भी एब्सेंट रहता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में. अगेन वो एमसीक्यू है. चलो अब आ जाओ यूरिन फॉर्मेशन पे. यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस. पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सबसे पहले जो ब्लड आ रहा है वो फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस में. स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है नेफ्रॉन की, ग्लोमेरुलस विच इज़ द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. देन इज रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ओके, इसमें से बॉडी क्या रखेगी? जो रीएब्जॉर्प्शन होगा या जो सिक्रीट होगा? रीएब्सॉर्ब. हाँ, ये पॉइंट को समझो. जो बॉडी रीएब्जॉर्ब कर रही है फिल्ट्रेट होने के बाद वो बॉडी खुद के लिए रख रही है. जो बॉडी सिक्रीट कर दे रही है वो एक्सक्रीट होगा. एंड दिस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन.
ऑन एन एवरेज ग्लोमेरुलस कितना ब्लड फिल्टर करता है 1 मिनट में? इट इज़ 100 to 1200 ml ऑफ ब्लड. So rate of glomerular filtration is 1100 to 1200 ml per minute. And this contributes roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. कितना ब्लड पंप आउट करती है वेंट्रिकल 1 मिनट में? 5 What? लीटर 5 लीटर. यस. ओके, या 5000 ml. सो इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट, इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम? व्हाट इज इट कॉल्ड? कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट? Cardiac नो, output. नो, इट इज नॉट कॉल्ड कार्डियक आउटपुट. स्ट्रोक वॉल्यूम बोलो, क्या बोलेंगे उसको? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट. व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? चलो पेज नंबर 285 पे, ये वाले पेज से खोलो, वहां पे मार्क करेंगे. कार्डियक आउटपुट ही बोलते हैं ना उसको. फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है सारंग? चलो पेज नंबर 285, पैराग्राफ नंबर 2. देखो, cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and it averages 5000 ml or 5 liters. तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम? चलो पढ़ के बोलो वहां से मुझे. नो वन? Each ventricle pumped out approx 70 ml of blood, which is called as stroke volume. हाँ, पर कब? एक एक कार्डियक साइकिल में. देखो दोनों टर्म्स During में each डिफरेंस है. cardiac यस, एक एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल जो ब्लड पंप आउट करेगी वो 70 ml होगा. और ऐसी कितनी कार्डियक साइकिल्स होती हैं 1 मिनट में? 72 हाँ, सो इसीलिए हमको 70 इंटू 72 करेंगे तो हमको ये अप्रॉक्सीमेटली 5000 की वैल्यू मिलती है. देखो एक एक कार्डियक साइकिल में 70 ml का ब्लड वेंट्रिकल पंप करेगी. और अगर मुझे 1 मिनट में निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होगी. 1 मिनट में जितनी कार्डियक साइकिल होगी उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगी 70 को, बिकॉज एक साइकिल में उतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर निकल रहा है. ओके, सो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट इसका आपको यहाँ पे समझना है. जितना ब्लड बाहर निकलता है हार्ट से 1 मिनट में, उसमें से 1100 to 1200 ml आ जाता है किडनी के पास. जितना ब्लड बाहर निकलता है वेंट्रिकल्स से उसमें से 1100 to 1200, इसीलिए ये 1/5 है. 5000 ml को 5 पार्ट में डिवाइड करो तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 ml का एक एक पार्ट बनेगा. यस सारंग, यू सेइंग समथिंग? 25%. हाँ, 25% और 10%. 5000 का 1000 कितना परसेंट होगा? हाँ 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 हाँ. मैम 1/5 है ना, 20% आएगा ना. बोलो ना. थाउजेंड. मैम 1/5 मैम लाइन देखो ना. हाँ, 1/5 ऑफ ब्लड मतलब 20% आएगा ना मैम. 20% होगा. हाँ. 5000 को समझो हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है
ओके, 1000 के 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका कैलकुलेशन कैसा होगा ये करके देखना पड़ेगा, बट व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट कि वो 20% आएगा। अगर 100 से देखेंगे ऐसे तो Yes, ma'am. 20% आएगा वो। ओके, मैम 1/5 का बोले तो 20% ही आएगा ना कार्डियक हाँ आउटपुट हाँ का। हाँ हाँ, तो 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, तो वैसी वैल्यू भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। यही 3 लेयर्स मैं आपको बोल रही थी कि फिल्ट्रेशन बेसिकली कैसे होगा। एक तो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, ग्लोमेरुलस के जो ब्लड वेसल्स हैं उसका एंडोथीलियम। सेकेंड एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, और इन दोनों के बीच में आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर्स। सो आपको पूछते हैं आउटर टू इनर, ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इसमें सबसे बाहर वाली लेयर होगी एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, उसके बाद आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद आएगा एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, पहले एपिथीलियम फिर बोमेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। सो अगर आपको 1 2 3 का सीक्वेंस बनाना है तो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद बोमेंस कैप्सूल। एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स, अंडरलाइन करो, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces. पोडोसाइट्स में कुछ कुछ स्पेसेस छूटी हुई रहती हैं। These spaces are called filtration slits. Actually filtration इनके थ्रू होता है। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of plasma पूरा आ जाता है बोमेंस कैप्सूल में, except the proteins pass onto the lumen of the Bowman's capsule. यहाँ पे ब्लड के सेल्यूलर कंपोनेंट्स लिखे हुए नहीं हैं, बट सिर्फ प्लाज्मा लिखा हुआ है कि प्लाज्मा पूरा आ जाता है एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स। बट आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज ये सब भी नहीं होंगे फिल्टर बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन करेगी और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी रहेगी ऑफ दोज 3 लेयर्स। अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कितना फिल्ट्रेट 1 मिनट में बनता है, कितना ब्लड आ रहा है 1 मिनट में, 100 to 1500 ml। कितना था, यही वैल्यू याद रखो, 1100 to 1200 ml, नॉट 1500। इसमें से फिल्टर होके कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, दैट इज 125 ml per minute. So GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute, that is 180 liters per day. अब ये वाली वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो 1200 का 125 ml कितना परसेंट है, सो उतना परसेंट GFR बनता है, जितना ब्लड आता है उसमें से इतना परसेंट GFR बनता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो ये वैल्यू कि 1200 में से 125 ml कितना परसेंट होगा उसका। ओके, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन रिलेशन टू अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग टू द किडनीज, एंड दिस इज़ 125 ml पर मिनट, इट इज़ 180 लीटर्स पर डे। ये हमने कैलकुलेट किया 125 1 मिनट में है, और ऐसे 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में, तो 125 इंटू 60 किया और वो इंटू 24 किया, सो हमको मिला 180 लीटर्स पर डे। एक दिन में कितने मिनट्स होंगे वो हिसाब से हमने ये वैल्यू निकाली है। द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन। ओके, ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे क्यों समझ रहे हैं, बिकॉज ऐसा भी MCQ आता है कि किसी रैंडम इंडिविजुअल का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज़ ओनली 110 ml पर मिनट, ओनली 110 ml पर मिनट और 100 ml पर मिनट, तो उसका पर डे का कैलकुलेशन कितना होगा। सो आपको ये समझना चाहिए कि अगर पर मिनट की वैल्यू दी हुई है तो उसको हमको नंबर ऑफ मिनट्स, 1 मिनट में एक घंटे में 60 मिनट्स, और फिर उनको 24 आवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे।
to get this value for a day. Kidneys have built-in mechanism. 120 Yes. ये 125 ml per minute per kidney का है तो दोनों kidney का per kidney का ये पर किडनी का है. नहीं, दोनों किडनीज का है. फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट. ये जो ब्लड आ रहा है वो भी दोनों किडनीज का है. 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys because जो इसी के कोरिलेशन में हम जो यूरिन जो बनता है वो टोटल यूरिन दोनों के किडनीज का जो जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में वो रहता है. सो ये दोनों किडनीज का है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है इसको वैसे ही याद रखो कि हम जब फाइनल यूरिन बनता है वो दोनों किडनीज का मिला के काउंट करते हैं. सो ये वाली वैल्यूज़ भी दोनों किडनीज की मिला के हैं. The kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. Kidneys में खुद ये mechanism है कि वो GFR को regulate करे. GFR is glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus JGA. JGA ये कहाँ located रहेगा? तो ये डिस्टल कन्वल्यूटेड टिब्यूल और एफरेंट आर्टीरियोल में रहेगा एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट. ये एमसीक्यू है कि किडनीज के पास कौन से स्पेशल सेल्स हैं जो जीएफआर को रेगुलेट करते हैं. तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, एपरेटस है. ये एपरेटस कहाँ लोकेटेड रहेगा? ये रहेगा डीसीटी दैट इज डिस्टल कन्वल्यूटेड टिब्यूल एंड एफरेंट आर्टीरियोल के कॉन्टैक्ट पे. फॉल इन जीएफआर कम हुआ तो जीएजी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स या जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट हो जाएगा. दैट मीन्स ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस हमेशा फंक्शन नहीं करता रहता है. ये एक्टिव होगा, ये काम पे लगेगा जब जीएफआर कम होगा. और ये डिटेक्ट करना कि जीएफआर कम हुआ है ये इनका ही काम है. ये सेंसिटिव है इसको. इट्स अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन which can monitor the JGA. Fall in GFR can activate the juxtaglomerular cells to release renin. Kidneys release करती हैं renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. यहाँ पे काम करता है renin angiotensin aldosterone system. आगे आएगा तब डिस्कस करते हैं. Comparison of the volume of the filtrate formed per day. देखो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट पर डे बन रहा है 180 लीटर्स पर डे with that of the urine released 1.5 liters per day. Now this we know is coming from both the kidneys. So this is also from both the kidneys 180 liters per day. Because excretion urine का होता है 1.5 liters per day. Suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. Reabsorbed means body वापस ले लेगी. 99% बॉडी वापस ले लेगी. जो भी काम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ने किया था, फिल्टर करके भेजा था, उसमें से 99% बॉडी वापस ले लेगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन को अंडरलाइन करके लिखो. दिस इज गोइंग टू बी टेकन बैक बाय द बॉडी. दिस इज गोइंग टू बी टेकन बैक बाय द बॉडी. Tubular epithelial cells in different segments of the nephron perform this either by active or passive mechanism. Active मतलब बॉडी एनर्जी खर्चा करके रीएब्जॉर्प्शन करेगी. पैसिव मतलब एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, खुद ही वो पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा. For example, substances like glucose, amino acids, sodium, etc. in the filtrate are reabsorbed actively. MCQ. Active reabsorption कौन से substances का होगा? Whereas nitrogenous waste are absorbed by passive transport. Reabsorption of water occurs passively in the initial segments of the nephron. मतलब कि PCT, initial segments. लेकिन DCT में reabsorption actively होता है. कौन सा हार्मोन काम करेगा DCT पे reabsorption of water के लिए? Yes? कौन सा हार्मोन काम करेगा?
एल्डोस्टेरॉन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए एडीएच, हाँ, एडीएच। एल्डोस्टेरॉन काम करेगा सोडियम के लिए, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल के लिए एल्डोस्टेरॉन काम करेगा। एडीएच काम करेगा वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के लिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एल्डोस्टेरॉन हमने देखा है ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इट विल बी डीलिंग विद द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। सो सोडियम और वाटर दोनों, बट प्रिंसिपली वाटर के लिए एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन विल बी विद सोडियम। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, देखो डीसीटी के साथ लिखा हुआ है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशन रहेगी तो हम रीएब्जॉर्ब करेंगे सोडियम को और वाटर को, नहीं लगेगा बॉडी को तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। रीएब्जॉर्प्शन इज बॉडी अपने लिए रख रहा है, सिक्रीशन इज बॉडी इज गिविंग आउट फॉर एक्सक्रीशन। तो रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ के चलो। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम एंड वाटर का फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वेयर एज पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रॉम द इनिशियल पार्ट्स। Reabsorption of water occurs passively in the initial segments of the nephron. During urine formation, tubular cells secrete substances like hydrogen, potassium, and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in maintenance of ionic and acid balance. फिर से osmoregulation. ऑस्मोरेगुलेशन, बॉडी से क्या निकल रहा है तो हमको यूरिन में क्या डालना पड़ेगा, ये ऑस्मोरेगुलेशन होता जाएगा साथ साथ में। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन विल ऑलवेज बी अ कंप्लीट प्रोसेस, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलेंगे। तो कौन से आयंस बाहर जा रहे हैं और कौन से बॉडी में रुकेंगे ताकि वो बैलेंस बना रहे, उसके हिसाब से सिक्रीशन होगा। हम ट्यूबुलर सेल्स मतलब हमारे टिब्यूल्स पीसीटी डीसीटी ये सिक्रीट भी करेंगे, मतलब एक्सक्रीशन के लिए भी भेजेंगे आयंस को टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। मैम आपने कौन सा हार्मोन जो फिल्ट्रेट रेट बराबर रहेगा? क्या बोला? मैम वो कौन सा हार्मोन हो रहा है जो जितना वाटर आउटसाइड जाए वो कंट्रोल में रखेगा? एडीएच, एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। कौन रिलीज करता है, कौन सिक्रीट करता है एडीएच? मैम पाएंगे कौन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस, सॉरी मैम हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस। और स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। हाँ, दूसरा कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। एमसीक्यू, क्यों चाहिए ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम? इट इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। एक तो ये हाईली कॉइल्ड है, तो ऐसे ऐसे कॉइल से जाने में फिल्ट्रेट से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो सकेगा। और दूसरा ये कॉइलिंग के बाद जो एपिथेलियम है उसमें भी ब्रश बॉर्डर है, तो वो एक एक छोटे छोटे अंदर माइक्रोविला में जाएगा तो फिर से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। नियरली ऑल ऑफ द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसा होगा, एक्टिव की पैसिव? बोलो। ये यहाँ पे है ही ये स्टेटमेंट, देखो। Reabsorption of water also occurs passively in the initial segments of nephron. Initial segments में PCT आएगा। Bowman's capsule के बाद the very first part is proximal convoluted tubule. So यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पैसिव है। यहाँ पे ये भी एक MCQ आता है कि पीसीटी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? पैसिव होगा। और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे वापस। PCT also helps to maintain pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions into the filtrate. यही वाला पॉइंट गुरांश जो आप पूछ रहे थे।
Tubular secretion is also an important step in urine formation. During urine formation, tubular cells ये सिक्रीट करेंगे हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम, अमोनिया फिल्ट्रेट में, मतलब सिक्रीट करेंगे मतलब इनको भेजेंगे एक्सक्रीशन के लिए टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस. यही पॉइंट यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है. पीसीटी, these are the tubular cells in these tubules. PCT में जो भी cells रहेंगे, they also help to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions into the filtrate and by absorption of bicarbonate ions from it. ले दे के बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए. अमोनिया कब छोड़ेगा पीसीटी? अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए ज़्यादा पानी लगता है, हमको पता है, ज़्यादा पानी लगता है. अगर बॉडी में बहुत पानी है तो थोड़ा सा अमोनिया को भी भेज देंगे. अमोनिया को कन्वर्ट नहीं करेंगे यूरिया में. बॉडी अमोनिया को यूरिया में क्यों कन्वर्ट करती है? क्योंकि बॉडी के पास पानी नहीं है अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए. मान लो किसी इंडिविजुअल ने 20 ग्लासेस ऑफ वाटर पिया है एक दिन में, ओके, या इवन मोर देन दैट. बॉडी इज़ हैविंग एम्पल वाटर, तो अमोनिया को भी थोड़ा एक्सक्रीट कर सकते हैं. सो ये वाले सेल्स ये डिसाइड करेंगे कि सिलेक्टिव सिक्रीशन होगा हाइड्रोजन आयंस का, अमोनिया का, पोटेशियम आयंस का. सिलेक्टिव वर्ड है यहाँ पे, देखो, ये हमेशा नहीं होगा, पर ऑस्मोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए कौन से आयंस अंदर रुकेंगे और कौन से आयंस और प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगे, ये वाले सेल्स काम करते हैं. हेनलेज लूप, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब. एक्चुअली हेनलेज लूप में पहले डिसेंडिंग लिम्ब का लिखना चाहिए था, ये यहाँ कंफ्यूज होता है ये स्टेटमेंट. पीसीटी के बाद कौन सा पार्ट आएगा हेनलेज लूप का, असेंडिंग की डिसेंडिंग? बोलो. डिसेंडिंग. Descending. नीचे आने वाला डिसेंडिंग. तो पहले हम डिसेंडिंग को पढ़ते हैं. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सकता है. कहाँ से? डिसेंडिंग लिम्ब से. वापस आओ इस स्टेटमेंट पे. रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन. पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, ये इनिशियल सेगमेंट्स हैं नेफ्रॉन के. असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट, ये पोस्टीरियर सेगमेंट्स हैं, डिस्टल सेगमेंट्स हैं. सो ये दोनों इनिशियल सेगमेंट्स में, यानी कि पीसीटी में और डिसेंडिंग लिम्ब में, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा और पैसिवली होगा. पीसीटी विल बी परमिएबल टू वाटर. जितना भी पानी डिसेंडिंग लिम्ब में आया है, डिसेंडिंग लिम्ब विल बी परमिएबल टू वाटर, वो बाहर बॉडी में जा सकेगा वापस, बट इट विल बी इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. सोडियम नहीं जा सकेगा बाहर. इसी का उल्टा रहेगा असेंडिंग लिम्ब में. असेंडिंग लिम्ब विल बी परमिएबल टू वॉट एंड इम्पर्मिएबल टू वॉट? बोलो, इसी का उल्टा बोलो अभी असेंडिंग लिम्ब के लिए. Impermeable to water and permeable to हाँ. electrolytes. हाँ, यहाँ पे बेटा असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब में कोई भी एक ही सेंटेंस याद रखो. जैसे डिसेंडिंग लिम्ब का याद रखो, इट इज़ परमिएबल टू वाटर, इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. और ये याद रखो कि असेंडिंग लिम्ब में इसका उल्टा होगा. बिकॉज अगर दोनों याद करने को रख जाओ तो एग्ज़ाम में एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूज होता है ये पॉइंट. इतना पक्का याद रख लो कि डिसेंडिंग लिम्ब के साथ परमिएबल टू वाटर, इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, एक ही याद रखो. और असेंडिंग लिम्ब का क्वेश्चन अगर आया तो इसका उल्टा कर देना है आपको. Reabsorption is minimum in its ascending limb. However, this region plays an important role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. Interstitial fluid में ये सोडियम देता जाएगा, इसीलिए इंटरस्टिशियल का, बाहर के इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा. अगर ज़्यादा शरबत डालते जाएंगे पानी में तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा. This concentrates the filtrate as it moves down. No, follow this point of descending limb now. Descending limb से पानी बाहर निकलता जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकल सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा फिल्ट्रेट. पानी बाहर निकल गया, हमारे पास बचे सिर्फ सॉल्ट्स, बिकॉज सॉल्ट्स को इम्पर्मिएबल है वो. तो असेंडिंग लिम्ब में जब वो पहुँचेगा
तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट रहेगा। असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, यहाँ से पानी बाहर नहीं निकल सकेगा अब, बट इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल सकते हैं। सो जो कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट आया था उसमें से थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल सकते हैं और ऊपर ऊपर और कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पहुंचेगा, बिकॉज पानी हमने पूरा रिमूव कर दिया है डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। तो जैसे जैसे बोमेंस कैप्सूल से पीसीटी में आया फिल्ट्रेट, पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्ब में आया, तो असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट पहुंचेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। ये भी एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, देखो फिल्ट्रेट, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, इन चारों में से फिल्ट्रेट सबसे कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे रहेगा? सोच के देखो कहाँ पे रहेगा और बोलो। सबसे कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे पहुंचेगा? ascending असेंडिंग लिम्ब में। व्हाट वर यू सेइंग गुरांश? PCT नहीं, क्यों? फिल्ट्रेट में से, पीसीटी में से तो मैंने पानी बॉडी को दे दिया है ना। पीसीटी में से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा वाटर का। डिसेंडिंग लिम्ब में से भी पानी का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। तो मैं पूछ रही हूँ अंदर के फिल्ट्रेट में, मैं बाहर नहीं पूछ रही हूँ। अंदर के फिल्ट्रेट, अंदर का फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। देखो यहाँ से जो निकला, यहाँ से जो फिल्ट्रेट, अब कैप्सूल के अंदर जो है वो फिल्ट्रेट है। यहाँ से आया फिल्ट्रेट पीसीटी में, पीसीटी में बहुत ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब हो गया। रीएब्जॉर्ब हो गया मतलब यहाँ से निकल के बॉडी में आया। रीएब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी खुद के लिए रख रही है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। यस, हम तो अंदर फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो गया ना। तो वही तो क्वेश्चन था ना कि अंदर के फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा एज इट कम्स फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल टू पीसीटी टू डिसेंडिंग लिम्ब टू असेंडिंग लिम्ब। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब। हाँ, बिकॉज यहाँ से आते आते यहाँ से पानी निकल गया है, बॉडी ने ले लिया है। डिसेंडिंग लिम्ब भी परमिएबल है पानी को, पानी बाहर चला गया है। तो फिल्ट्रेट जो है ये कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। यहाँ जो फिल्ट्रेट पहुँचेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा डिसेंडिंग लिम्ब और पीसीटी के कंपैरिजन में। ओके, मैडम मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वो वाला पॉइंट में हाँ, कौन सा पॉइंट है वो? ये हेनलेस लूप। Reabsorption is minimum in its ascending limb. असेंडिंग लिम्ब में रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, मतलब बॉडी में कम से कम निकलेगा असेंडिंग लिम्ब से। रीएब्जॉर्प्शन क्या है? बॉडी जो खुद के लिए रखती है। रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब। However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. यहाँ से क्या बाहर निकल सकता है? असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू व्हाट? सोडियम। इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स या सोडियम। यहाँ से सोडियम बाहर निकल सकता है लेकिन पानी नहीं निकल सकता है। ओके, सो ये अगर मेरा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, ये मेरा इंटरस्टिशियम है, अगर सोडियम बढ़ता जाएगा तो इंटरस्टिशियम कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा कि नहीं? बोलो। यस मैम, कॉन्सेंट्रेट। तो ऑस्मोलैरिटी लो होगी कि हाई होगी? हाई। हाई होगी। यहाँ से सॉल्ट्स बाहर निकलते जाते हैं। ये मेड्यूलरी रीजन है। लूप ऑफ हेनले इतना बड़ा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में ही रहेगा, तो ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है। सो उसमें ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज असेंडिंग लिम्ब से सोडियम परमिएबल है, इट इज़ परमिएबल टू सोडियम। Yes, ma'am, I related it with the descending limb. हाँ,
एक्चुअली वही है कि पीसीटी के बाद फर्स्ट पार्ट डिसेंडिंग लिम्ब आता है। अब ये टेक्स्ट बुक में नहीं पता क्यों पहले असेंडिंग लिम्ब का लिखा है। आइडियली स्पीकिंग पीसीटी के बाद हेनलेज लूप चालू करेंगे तो पहले डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में लिखना चाहिए, बिकॉज यहाँ से हमको इसको भी तो कंटिन्यूटी मिलती है ना कि और पानी बाहर आता जाएगा। सबसे पहले पानी का रीएब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी से, बॉडी रखती जाएगी पानी, उसके बाद बॉडी डिसेंडिंग लिम्ब से भी पानी रखती जाएगी। तो हमारा वो स्टेटमेंट भी कंप्लीट होता है कि इनिशियल सेगमेंट्स में पानी का रीएब्जॉर्प्शन होगा। फिर आएगा ये असेंडिंग लिम्ब का क्वेश्चन, और फिर हम इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि फिल्ट्रेट में से अगर हम पानी खींचते जा रहे हैं तो बोमेंस कैप्सूल के बाद पीसीटी ने पानी खींचा, फिर डिसेंडिंग लिम्ब पानी खींचेगा, तो असेंडिंग लिम्ब तक आते आते फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अब इन्होंने पूरा घुमा फिरा के दिया हुआ है यहाँ पे, दिस कॉन्सेंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। हाँ, और असेंडिंग लिम्ब का इंटरस्टिशियम भी कंसंट्रेटेड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे असेंडिंग लिम्ब दे रहा है ना सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर दे रहा है ना इंटरस्टिशियम में, तो वहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। Ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes, या तो actively या तो passively. Therefore, as the concentrated filtrate passes upward, it gets dilute due to passage of electrolytes to the medullary fluid. ये सेंटेंस आपको समझ रहा है कि नहीं मुझे बताओ, बोलो। चलो देखो इधर, सब लोग देखो, 5 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान दो। ये डायग्राम पे आ जाओ। ये अंदर वाला येलो जो है वो मेरा फिल्ट्रेट है, ये पूरे नेफ्रॉन में अंदर मेरा फिल्ट्रेट रहने वाला है। इसमें से जो बाहर निकलता जाएगा उसको बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन, और जो अंदर रहेगा फिल्ट्रेट में वो जाएगा एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, तो अब फिल्ट्रेट जब पीसीटी में आएगा तो पीसीटी से बहुत सारा पानी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर मेरे फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे थी 400, तो यहाँ पे वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यहाँ पे वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। मान लो अभी 400 का ये हो गया 600, 400 का हो गया 600, क्योंकि पानी निकाल दिया, सिर्फ सॉल्ट ज़्यादा है पानी कम है अभी पीसीटी में, तो ऑस्मोलैरिटी उसकी बढ़ जाएगी। कैसे कंपेयर करेंगे? एक गिलास पानी है, अगर उसमें 1 चम्मच शरबत डाला तो एक अलग टाइप का सल्यूशन बनेगा, उसमें 3 चम्मच शरबत डाला तो अलग टाइप का सल्यूशन बनेगा। मेरा स्टैंडर्ड क्या है? एक गिलास पानी में 2 चम्मच शरबत, ये मेरी स्टैंडर्ड ऑस्मोलैरिटी है बॉडी की। तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी वाला सल्यूशन कौन सा होगा? इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी वाला। कितने चम्मच शरबत वाला? 3 चम्मच। आर यू गेटिंग मी? बोलो। यस मैम। हाँ, और हाइपो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? मेरे स्टैंडर्ड से कम वाला ऑस्मोलैरिटी। अब शरबत को यहाँ पे सॉल्ट से कंपेयर करो, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर हमने डिस्कस किया था ये। तो यहाँ अगर मैं आ रही हूँ, पानी बाहर निकलता जा रहा है, सॉल्ट्स हैं अंदर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे 400 था तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। अब नीचे आते आते और पानी बाहर निकल रहा है, बिकॉज डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, इंटरस्टिशियम में पानी निकल रहा है, लेकिन अंदर का फिल्ट्रेट और कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा है। तो यहाँ जो 600 हुई थी ऑस्मोलैरिटी, अब वो यहाँ पे 800 हो गई, यहाँ पे 800 हो गई। नीचे आते आते और पानी बाहर आता जा रहा है, यहाँ पे 1200 हो गई, 1200 हो गई ऑस्मोलैरिटी, बढ़ गई है। हमने पानी कम कर दिया है लेकिन सॉल्ट्स बढ़ गए हैं ना अंदर। अब यहाँ ऊपर आ रहे हैं, यहाँ ऊपर आ रहे हैं तो सॉल्ट्स बाहर निकल सकते हैं, सॉल्ट्स बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये 1200 आई थी वैल्यू, वो कम होगी या ज़्यादा होगी? अब जब सॉल्ट्स बाहर निकलेंगे तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड होगा? डाइल्यूट। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी है मेरे पास उसमें से सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं,
सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं मतलब अंदर का फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता जा रहा है। सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं मतलब ये इंटरस्टिशियम कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा है। यही सेंटेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब मैं फिर से पढ़ती हूँ सेंटेंस और देखो। असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, पानी को बाहर नहीं आने देगा, बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ सकते हैं इंटरस्टिशियम में, इसीलिए मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि सॉल्ट्स आ रहे हैं। ये वाला सेंटेंस देखो अभी। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो फिल्ट्रेट को क्या होगा? एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट इट इज पासिंग अपवर्ड्स। असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट्स निकलते जा रहे हैं, पासिंग अपवर्ड्स। अपवर्ड कैसे जाएगा फिल्ट्रेट? असेंडिंग लिम्ब के थ्रू। असेंडिंग लिम्ब से जब पास हो रहा है तो सॉल्ट्स निकलते जा रहे हैं, तो फिल्ट्रेट क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा। इट गेट्स डाइल्यूट ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ रहा है? हाँ मैम। ये समझने को कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार समझ जाएगा तो हमेशा समझता है। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है बेटा? हाँ मैम। हाँ मैम, डाउट। हाँ बोलो। मैम फिर मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट इज प्रेजेंट एट मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट इज प्रेजेंट ओवर हियर। ये वाले डायग्राम में हम देखते हैं, देखो लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल पे। ये किया है ना हमने। ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेडुला। ये देखो 300 थी, 300 से 400 हुई, 400 से 600 हुई। क्यों? क्योंकि पानी बाहर निकलता जा रहा है। 600 से तो 800। इसको असेंडिंग लिम्ब बोलेंगे या डिसेंडिंग लिम्ब? गुरांश, ये नीचे आने वाला लिम्ब कौन सा होगा? ये वाला। डिसेंडिंग लिम्ब। हाँ, ये मैम पर वो नेफ्रॉन का। एकदम जो बीच में है 1200 का पोजीशन। हाँ, कंसंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेटेड वो तो रहेगा बीच ना। में है ना असेंडिंग और हाँ डिसेंडिंग लिम्ब हाँ, के। हेयर पिन बेंड पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। ये बेंड है ना, हेयर हम तो पिन अगर बेंड। एमसीक्यू आया तो फिर पीसीटी असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब तो कौन सा चूज करना है? कॉन्सेंट्रेटेड डिसेंडिंग लिम्ब में रहेगा। देखो 1000 की वैल्यू यहाँ पे रहेगी क्योंकि पानी निकलता गया है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड जब ऊपर जाएगा और सॉल्ट्स निकलते जाएंगे तो ये धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा। धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है देखो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ यहाँ पे रहा है डीसीटी में। दिस इज डिसेंडिंग, पानी बाहर आ रहा है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे रहेगी हेयर पिन बेंड पे। फिर ये ऑस्मोलैरिटी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? बिकॉज अब सॉल्ट्स बाहर आते जा रहे हैं, तो अंदर का फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे 300 से चालू किया है तो वापस यहाँ पे 200 और 300 पे पहुँच जाते हैं। धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है और धीरे धीरे कम होती है। आप लोग सब ये पूरा भूल गए हो मुझे लगता है जब पढ़ाया था। जरा जरा याद है। यस सारंग। मैम याद है जरा जरा। हाँ, याद आया क्या गुरांश? हाँ मैम। मैम वो एनसीईआरटी में ना डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है तो समझने में एनसीईआरटी में easy है। पूरी चीज़ ही कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है, इसीलिए मेरे को ये ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत कंफ्यूजन होता है। बट अब ऐसा लगता भी है कि आपको एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स भी समझे हुए हों, बट एनसीईआरटी में बहुत हैफेज़ाइट दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैम को घुमा फिरा के बता दिए हुए। चलो अब आ जाओ डीसीटी पे। Conditional reabsorption of sodium and water takes place in this segment. It is also capable of reabsorption of bicarbonates and selective secretion of hydrogen and potassium. कितना सोडियम अंदर लेंगे उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि कितना पोटेशियम आएगा बाहर। सोडियम पोटेशियम का ये वाला रेशियो हमने एल्डोस्टेरॉन के साथ भी देखा है। डू यू रिमेंबर? हमने एल्डोस्टेरॉन के साथ किया है।
सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा तो पोटेशियम यूरिन में जाएगा, सोडियम नहीं रीएब्जॉर्ब होगा ज़्यादा तो पोटेशियम ब्लड में रहेगा। कैन यू कोरिलेट दिस सानिका विथ सोडियम एंड पोटेशियम इन ब्लड एंड इन यूरिन? हमने ये वैल्यूज की है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में। Yes, ma'am. हाँ, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में इफ़ यू सी वी हैव डन दिस बैलेंसिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ब्लड में सोडियम ज़्यादा तो यूरिन में पोटेशियम ज़्यादा कि कम? कम। मैम ज्यादा। जितना Ma'am, question सोडियम क्या है? यहाँ रीएब्जॉर्ब होगा उतना पोटेशियम बाहर जाएगा ना। हाँ मैम, जाएगा ना बाहर। जितना सोडियम बाहर जाएगा एक्सक्रीट होता जाएगा, मतलब एल्डोस्टेरॉन काम नहीं कर रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरॉन है तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सोडियम बाहर जाता जाएगा तो पोटेशियम रिटेन होता जाएगा बॉडी में। सोडियम अगर यूरिन में एक्सक्रीट होता गया तो पोटेशियम रिटेन होता जाएगा बॉडी में, बिकॉज सोडियम पोटेशियम का बैलेंस हमको बना के रखना है। ये देखो, selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in blood. Sodium potassium balance in blood. ये बात हमने की है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में भी कि सोडियम अगर बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, हम अगर रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं सोडियम को तो हमको पोटेशियम को एक्सक्रीट करना पड़ेगा। अगर सोडियम को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो पोटेशियम ब्लड में रहेगा, मतलब सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है, सोडियम को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं मतलब सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है, तो पोटेशियम ब्लड में बचेगा। यस, सोडियम रहेगा तो पोटेशियम जाएगा, पोटेशियम ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो सोडियम जाएगा, ऐसा ना? एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन सिर्फ सोडियम के साथ सोचना है हमको। सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा तो पोटेशियम बाहर जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो रहा है मतलब बॉडी में आ रहा है। सोडियम अगर बॉडी में आ रहा है, ब्लड में आ रहा है तो पोटेशियम यूरिन में जाएगा। अगर एल्डोस्टेरॉन काम नहीं करेगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है, तो ब्लड में क्या बचेगा? ब्लड में क्या रहेगा? पोटेशियम रहेगा। समझ रहा है क्या ये? हाँ मैम। यस मैम। कौन से लेक्चर में है ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के? मैम देख के बोलना। हाँ, लेकिन ये बात की है हमने, मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ द ब्लड, वहाँ पे ज़्यादा मैं अपने ऑर्गन मिनरल ऑफ कॉर्टिकॉइड्स उसमें नहीं है मैम शायद वो। लेक्चर नंबर 6 उसमें नहीं है, उससे ज़्यादा डिटेल में हमने कहीं और उसको डिस्कस किया है। मैम जहाँ अपने ऑर्गन्स कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो पता है। एंड वाला लेक्चर जो अदर हार्मोन्स वाला है शायद उसमें है। हाँ मैम। हाँ ओके मैम वो मेरा नहीं होगा। ओके ओके। ये टिब्यूल से बाहर जाने वाला एरो क्या है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ H2। और टिब्यूल के तरफ जाने वाला एरो क्या है? सिक्रीशन। हाँ, सिक्रीशन। ये देखो यहाँ से पानी बाहर निकलता जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब से, असेंडिंग लिम्ब से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता जाएगा। तो अगर मैं शरबत में से पानी कम करती जाऊंगी तो कॉन्सेंट्रेटेड बनता जाएगा, और यहाँ आते आते वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में से अगर मैं वापस वो सॉल्ट्स निकालूंगी या शरबत निकालूंगी तो पानी डाइल्यूट होता जाएगा। ले दे के कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी जहाँ से चालू होती है वहीं पे आके ख़त्म होती है। ये कलेक्ट दोनों थिक और
हाँ, असेंडिंग लिम्ब का यहाँ पे आके डायमीटर बढ़ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट को कंप्लीट करते हैं, देन वी स्टॉप फॉर टुडे। ये देखो कलेक्टिंग डक्ट, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला। यही मैंने आपसे पहले पूछा था वो डायग्राम पे कि कौन सा ऐसा बड़ा पार्ट है जो कॉर्टेक्स से चालू होगा और मेडुला तक वापस एंटर करेगा। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टिल द मेडुला। Large amounts of water could be reabsorbed from this region to produce concentrated urine. आखिरी का पूरा बैलेंसिंग कि कितना पानी अब एट द एंड हम रिलीज कर सकते हैं। This segment allows passage of small amounts of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity. ये सेंटेंस मेरे को कौन एक्सप्लेन करेगा? हम कौन सा? ये वाला, this segment allows passage of small amounts of urea into the medullary interstitium. मतलब कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकल के मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आएगा। क्यों? क्यों? मैम ऑस्मोलरिटी मेंटेनेंस ऑफ हाँ पीएच। हाँ, जितना यूरिया यहाँ पहुंचा है एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम ये पीएच किसका मेंटेन होगा, ब्लड का या किडनी का, जो वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड का हमेशा, बॉडी फ्लूइड का। मैम तो बेसिक ही रहेगा ना 7.4। हाँ, तो उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए। मतलब पीएच हाई एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे देखो यूरिया बाहर निकल रहा है, यूरिया बाहर निकल रहा है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ रहा है। ये हमारा इंटरस्टिशियम रीजन है, ये मेड्यूला है, देखो ये कॉर्टेक्स है। बिकॉज आखिरी में अगर मेरे पास पानी नहीं है, बॉडी के पास पानी नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, तो 1 ग्राम यूरिया के लिए कितना पानी लगता है एक्सक्रीट करने के लिए? 50. हाँ, 50 ml। अब हम देखेंगे कि पूरा यूरिया यहाँ पे कितना पहुँचा है। मान लो जितना भी यूरिया पहुँचा है, जितने भी ग्राम्स पहुँचा है, और बॉडी के पास उसके हिसाब से पर ग्राम के हिसाब से 50 ml पानी बॉडी नहीं छोड़ सकती है, बिकॉज ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी है ना अंदर यहाँ की बॉडी फ्लूइड्स की। तो हम यूरिया को रिटेन कर लेंगे। ये वाला यूरिया जाएगा सेकेंड बैच में, यूरिया को रिटेन करेगी बॉडी। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। निकाल देगा वहाँ से यूरिया को, फिल्ट्रेट में से यूरिया को मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में डालेगा। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ये यूरिया कहाँ पे है? फिल्ट्रेट में है, वहाँ से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। अगर पानी ही नहीं है उतना जितना यूरिया के एक्सक्रीशन को लगने वाला है, तो यूरिया को रिटेन करके रखना पड़ेगा बॉडी में। It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of the body by selective secretion of hydrogen and potassium ions. Selectively secrete करेगा potassium ions को और hydrogen ions को। कितना सोडियम अंदर है उसके हिसाब से कितना पोटेशियम बाहर सिक्रीट होगा, ये डिसाइड होता है। कितना सोडियम अंदर चाहिए बॉडी को, जितना सोडियम ज़्यादा अंदर रखोगे उतना पोटेशियम को बाहर भेजना पड़ेगा ज़्यादा। पोटेशियम को यूरिन में भेजना पड़ेगा, सोडियम को ब्लड में रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्टिव सिक्रीशन करेगा, सिक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन, सिलेक्टिव सिक्रीशन करेगा हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि ये आयंस कितने होंगे सिक्रीट या एक्सक्रीट। ऑल राइट।